अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉक्टर अली शरीयती की विमेन इन द प्रॉफिट्स हार्ट डिस्कस करेंगे। जो आज तक मैंने सबसे अच्छी किताबें कुछ जो पढ़ी हैं उनमें से एक किताब ये है और मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। पर्टिकुलरली जो सिस्टर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ये किताब ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके अगर 3 चैप्टर्स हैं तो पहला चैप्टर है विमेन इन द हार्ट ऑफ मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। दूसरा है द इस्लामिक मोडेस्ट ड्रेस। तो तीसरा है वो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मुस्लिम वीमेन। पहले 2 जो चैप्टर हैं उसमें तो जो ऑथर की ऑडियंस है जिसको वो एड्रेस करना चाहते हैं वो मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मगर जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है आज तक, वो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मुस्लिम वीमेन। तो वो जो एड्रेस करना चाहते हैं वो मुस्लिम फीमेल्स को ही करना चाहते हैं। जो किताब का पहला चैप्टर है वो शुरू होता है विमेन इन द हार्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। इस पहले चैप्टर में जितने भी ओरिएंटलिस्ट्स की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद की मैरिटल लाइफ को लेकर, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑथर ने उनको एड्रेस करने की कोशिश की, उनको आंसर किया और बहुत खूबसूरती से विद रेफरेंसेस, विद फैक्ट्स, विद लॉजिक उन सब आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट किया। और इसके अलावा इस चैप्टर में ऑथर ने जो रिलेशन था प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम का, उनकी जो अज़वाज मोहतरात थी उनके साथ कि कितनी खूबसूरती से वो ट्रीट किया करते थे घर में अपनी अज़वाज को या अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को, पर्टिकुलरली कि किस तरीके से उन्होंने खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि उनकी पहली वाइफ थी, जिनकी एज 40 इयर्स थी उस वक्त जब प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम की एज सिर्फ 25 साल थी जब उनका निकाह हुआ, जब उनका अक़्द हुआ, और वो किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे, उन्होंने किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को सपोर्ट किया और प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम कितनी मोहब्बत करते थे उनसे कि उनके इंतकाल के बाद भी, इवन आफ्टर हर डिमाइज, प्रॉफिट मोहम्मद जब भी उनके पास कोई गिफ्ट आता था, कोई घर में कोई खाने की चीज़ आती थी, तो वो जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा या कुर्बानी का जो गोश्त मीट होता था, वो सबसे पहले खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो फ्रेंड्स थी, यानी कि उनकी वफ़ात के बाद जो उनकी फ्रेंड्स थी, उनको वो मीट भेजा करते थे। यानी कि इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे वो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। और इसके अलावा जब सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से उनका निकाह हुआ तो किस तरीके से सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा से वो छोटी छोटी बातें किया करते थे। एक हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, सैयदा आयशा से कहते हैं खाली उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको उनकी दिलजोई के लिए, उनको खुश करने के लिए कि आयशा, जब से मुझे पता चला है कि तू जन्नत में मेरे साथ होगी तो मुझे मरने का इश्तियाक, मरने का शौक़, मरने की चाहत पैदा हो गई है। यानी कि ये वो सेंटेंसेस थे जिससे वो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम अपनी मोहब्बत शो करते थे अपनी अज़वाज मोहतरात के लिए। और जब सीरत की कोई किताब उठा लें तो आप प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम कि ज़िंदगी में एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ मारना और पीटना और हाथ उठाना दूर की बात है, एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं मिलता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम ने अपनी किसी वाइफ को, अपनी किसी जोजा को हार्शली ट्रीट किया हो या हार्शली कोई बात कही हो। ऐसा कोई भी इंस्टेंस आपको नहीं मिलता। जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता था घर में तो प्रॉफिट मोहम्मद घर से दूर जाकर किसी कोने में बैठ जाते थे, कभी भी हार्शली आर्ग्यू नहीं करते थे अपनी अज़वाज मोहतरात। जो दूसरा चैप्टर है इस किताब का वो द इस्लामिक मोडेस्ट ड्रेस है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो फ्रांस है और फ्रांस के अलावा कुछ और कंट्रीज़ है जहाँ पर हिजाब बैन किया हुआ है, और जो ऑथर है वो इस किताब में, इस चैप्टर में ये आर्ग्यू करता है कि किस तरीके से वेस्ट में कुछ कैपिटलिस्ट्स ने सिर्फ ईस्ट के लोगों को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो वेस्ट के इनोसेंट्स थे उनको भी बेवकूफ़ बनाया। इन द नेम ऑफ लिबर्टी उन्होंने किस तरीके से जो पहला अटैक किया वो फीमेल्स पे किया। का लिबर्टी और आज़ादी का ख्वाब दिखाकर फीमेल्स को पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का महवर बना के रखते, सेंटर बना के रखते। आज पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो पोर्नोग्राफी की है। सेक्सुअल लिबर्टी किस तरीके से मेल्स और फीमेल्स में प्रमोट की जा रही है और कैसे यही लोग ईस्ट पर भी यही कल्चर इम्पोज करना चाहते हैं। और इनका जो फर्स्ट अटैक है वो अगेन फीमेल्स पर है और अमंग मुस्लिम्स जो फर्स्ट अटैक है वो हिजाब कल्चर पर है, क्योंकि जब तक हिजाब रहेगा दे कैन नॉट इम्पोज देयर रेस्ट ऑफ द थ्योरी फॉर देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल गेन। आपका जो तीसरा और आखिरी चैप्टर है वो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मुस्लिम
वीमेन, मुझे लगता है कि इससे बेहतर आप नहीं पढ़ सकते। दिस इज़ द बेस्ट थिंग वन कुड एवर रीड, कि बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया और उसका सोल्यूशन भी दिया गया है कि ऐसे टाइम में जहाँ पर मुस्लिम फीमेल्स को हर तरफ से अटैक किया जा रहा है, यानी कि जस्ट फॉर चूजिंग देयर ड्रेसेस, जस्ट फॉर चूजिंग देयर हिजाब्स, सिर्फ हिजाब पहनने पर ही उन पर थ्रू आउट द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन वेस्ट अटैक किया जा रहा है और हर जगह उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं, कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने फंडामेंटलिस्ट हैं कि ये हिजाब पहन रहे हैं, दे आर कवरिंग देयर हेड्स, दे आर नॉट रिमूविंग स्कार्फ्स फ्रॉम देयर हेड्स। ये क्या है? तो इस दौर में किस तरीके से फीमेल, जो मुस्लिम फीमेल्स हैं, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को काउंटर कर सकती हैं और किस तरीके से जो ये कैपिटलिस्ट्स हैं वो किस तरीके से फीमेल पर ये कल्चर इम्पोज करना चाहते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल है, एक पैरा है, आई वॉन्ट टू रीड इट फॉर यू ऑल। कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्होंने वैल्यूज़ और वर्च्यूज़ को एलिनिएट करने के बाद एक रिलीजन बनाया, एक स्कूल बनाया, एक इबादत गाह बनाई और एक मैसेंजर बनाया, सब मिजरेबल मैन के लिए ऑफ दिस एज, जिनके लिए वो सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं। और ये जो मैसेंजर है इसका नाम फ्रॉइड है, इसका रिलीजन सेक्स है, जो इसकी इबादत का है वो फ्रॉइडिनिज्म है। और जो पहली चीज़ इसको प्रमोट करने के लिए जो सेक्रीफाइस की गई इसके राह में, इस रिलीजन के राह में, वो वीमेन है और उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑथर किस डायरेक्शन में बात करना चाह रहा है। और इस सब को जो सोल्यूशन दिया है फॉर द मुस्लिम फीमेल्स के ये जो पूरे का पूरा जो सो कॉल्ड मॉडर्निज़म है और किस तरीके से मॉडर्निज़म के नाम पर कल्चर इम्पोज किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन जो ऑथर देता है वो ऑथर पर्सनैलिटी से उनको डिस्कस करता है कि इट इज़ रियली पेनफुल फॉर मुस्लिम्स हु हैड सच मॉडल्स, such a religion and such a culture to have such a destiny. A great personality like Fatima was among the members of the family. She was such a distinct woman that Aisha Salamullah alaiha, the Prophet's wife, praised her saying, I never saw anyone higher than Fatima except her father, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. और इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पैरा जो मुझे इस बुक में लगा है वो पैरा है सईदा ज़ैनब को जिस तरीके से ऑथर ने डिफ़ाइन किया है। ऑथर कहता है कि जितनी भी तूफ़ानी बदतमीज़ी जो वेस्ट से आ रही है इसको काउंटर करने के लिए यू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। आप सिर्फ ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये लोगों के सामने रख दें और उनको ये डिसाइड करने दें कि ये पर्सनैलिटीज़ अच्छी हैं या फिर वो जो मॉडर्निज़म के नाम पर उनके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। और इस किताब का जो सबसे फैसिनेटिंग पैरा है वो ये है, Our intellectuals have never found the opportunity to study the life and personality of Zainab properly and to take note of her real figure and role. When Zainab saw the revolution had begun, she left her family, her husband, her children and joined the revolution. It was not for the sake of her brother Hussein, who was the leader of this revolution, that she joined it. She did so because of her own responsibility and commitment to her society, her religion and her God. When she saw that a struggle and revolution had begun against an oppressive system, she joined the revolution and was beside her brother Hussein in all stages in those difficult days. Even after the martyrdom of Hussein and his companions, she carried the flag of the continuation of Karbala's revolution. She performed her mission thoroughly, perfectly and fairly. She performed her mission with strength and courage. She expressed with words the truth that Hussein expressed with blood. She shouted against tyranny in any land. She distributed the seeds of revolution in any land that she entered, either free or as a captive. It is no accident that Muslims, wherever they are, show a great and deep sympathy towards Prophet's family and love them. It was Zainab, the Prophet's daughter, who stood against and confronted the ruling oppressive power and who destroyed all resistance. She spread the thoughts and ideas of Hussein's school of revolution and martyrdom everywhere and in every land. She took the drops of the blood of Karbala as a symbol of courage and justice to all places and all times, even today. All these miracles belong to a woman. Thus, when a woman, a conscious and responsible, committed woman, sees such a
heroic from a woman who belonged to Fatima's family. She understands where she must look, how she must be. She realizes that a woman of any age and any century can emulate this model. इस पैरा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने हिस्ट्री में थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद्स डेज टिल दिस डे मैंने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पावरफुल कैरेक्टर, रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं देखा है। सच ए पावरफुल लेडी शी वाज। और किस तरीके से करबला के बाद वो इमाम हुसैन का मैसेज लेके जहाँ जहाँ गई हैं उन्होंने वो मैसेज किस तरीके से फैलाया है ये आप सब जानते हैं। और आज अगर वही दीन जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स पे अपॉन हिम छोड़ कर गए थे और वो दीन जिसके लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपनी शहादत पेश की थी, अपने बच्चों की शहादत पेश की थी, अगर आज तक हम में वो मौजूद है, वो मैसेज उसी तरीके से पहुंचा है, तो क्रेडिट गोज़ टू दिस लेडी जो इमाम हुसैन का मैसेज लेकर जगह जगह गली गली घूमी थी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक एंड आई थिंक यू विल फाइंड मेनी आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस in this book. Thank you so much for your time.